हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सीटेट के लिए सीडीपी की क्लास देख रहे थे। इसमें हम ऑलरेडी 3 सेट कर चुके हैं। तो ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो कि यूथ कंपटीशन बुक का 2023 का न्यू एडिशन आया है, उसे देख रहे हैं। जिसमें 5010 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं और 167 प्लस सेट्स हैं। ये क्लास है हमारी सीटेट 2023 20 अगस्त वाले सीटेट जो होगा उसके लिए। सीडीपी की क्लासें हैं ये, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो दोस्तों, 3 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट 1, 2 और 3 ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखेंगे हम चौथा सेट। आपने अगर वो तीनों सेट नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उस प्लेट में जा कर के आप पहले ये तीनों सेट देख लें। 3 सेट देखने के बाद फिर ये चौथा सेट देख लें, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ, क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे और नए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे पेडागोगी के, कहीं से नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं और 2021-22 में आपके इतने सेट्स हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको कहीं से कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है वही ठीक है। उसके अलावा आप इन प्रैक्टिस सेट को कर जाओ, प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना चौथा प्रैक्टिस सेट। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना न भूलना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, जिससे और ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों जो भी देखते हैं, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में शेयर करो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। ये 3 जनवरी 2022 का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विकासात्मक कार्य, ऑप्शन बी विकासात्मक आवश्यकताएं, या ऑप्शन सी विकासात्मक बाधाएं, या ऑप्शन डी विकासात्मक क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवलपमेंट टास्क, विकासात्मक कार्य। कैसे? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। विकास एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में होते रहते हैं। तो विकास के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन ए शरीर के मध्य से बाहर की ओर में होता है डेवलपमेंट, या ऑप्शन बी नीचे से ऊपर की ओर होता है, या ऑप्शन सी एकायामी है, या ऑप्शन डी वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि डेवलपमेंट शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर हृदय, इस क्रम में विकास होता है। चूँकि निकट दूर विकास क्रम यानी प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कथन और कारण वाला है, तो इसका कथन याद रखा, कारण उधर है। कथन देखते हैं, कथन क्या दे रखा है? संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। इसका कारण देखते हैं। तर्क दे रखा है इसमें। तर्क क्या दे रखा है? मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही गलत हैं। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों गलत हैं। प्याजे के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चे में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर हैं।
बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है और विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरों बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में खाली जगह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन ए है धार्मिक संस्थान, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मीडिया या ऑप्शन डी विद्यालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मीडिया। विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बाल्यावस्था में सामाजिक बहिर्मुखता सर्वाधिक देखी जाती है। इस तरह बाल्यकाल में एक बालक अपने आसपास के परिवेश में जो भी घटता हुआ देखता या अवलोकन करता है, उससे अपने आप को जोड़ते हुए और स्वयं के जीवन में भी वही कार्य, वही आचरण, गतिविधियों को करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आज टीवी या मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों को तथा जिस तरह के कार्यों को देखते हैं, वही गतिविधियां और कार्य अपने खेलों के माध्यम से आप अपनी अंतःक्रियाओं के मध्य से साकार करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? कौन सी अवस्था में? ऑप्शन ए संवेदी पेशीय या सेंसरी मोटर, या ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, या ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, या ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष यानी 7 to 11 ईयर तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अपने कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है कहलाती है। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? ऑप्शन ए नकल उतारने जैसा व्यवहार, या ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, या ऑप्शन बी समावेशन एसिमिलेशन, या ऑप्शन डी संतुलीकरण यानी इक्विलिब्रियम। मानसिक संरचना को परिष्कृत और परिवर्तित करती है यानी वो होगी आपकी ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम, संतुलीकरण। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है संतुलीकरण कहलाती है। संतुलीकरण का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों या वस्तुओं में फिट करना है। बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। मानसिक वृद्धि में आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख कर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका, आगे क्वेश्चन दे रखा है, अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह खाली जगह का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग या पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। आपने पढ़ा भी है कि इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जब कोई उलझा हुआ है तो उसे पाड़ देते हैं, स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह पाढ़ का उदाहरण है। पाढ़ से तात्पर्य एक ऐसी तकनीकी से है जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करती है। पाढ़ या ढांचा निर्माण में शिक्षक विद्यार्थियों के वर्तमान निष्पादन के अनुसार सहायता उपलब्ध करता है। जैसे कि यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक सहायता उपलब्ध कराना पड़ता है, परंतु जैसे जैसे विद्यार्थियों की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है, सहायता का स्तर भी कम होता जाता है। इस प्रकार की सहायता से विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी इवान पावलोव, ऑप्शन सी बी.एफ. स्किनर या ऑप्शन डी जॉन वी वाटसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की इसका करेक्ट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों परिवार, समाज, विद्यालय, मित्रमंडली परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी संस्कृति और भाषा जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपका। अतः संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख या मुख्य आलोचना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जो था उसकी एक मुख्य आलोचना इनमें से कौन सी है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है, ऑप्शन बी उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, या ऑप्शन सी उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई, या ऑप्शन डी उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है, यानी कि उसे सेकेंडरी माना गया था, अंडरमाइंस किया गया था उसे। देखते हैं कैसे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना है कि कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था। इनके सिद्धांत की आलोचना न्याय संबंधी चिंताओं को पारस्परिक विचार से विकास के रूप में अधिक उन्नत मानती हैं। मौजूदा उपायों पर महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक नैतिक रूप से विकसित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं नैतिक दुविधाओं में, जबकि पुरुष न्याय के मुद्दों पर अधिक भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? आपको ये पहचानना कौन सी नहीं है। म्यूजिकल बताई थी उसने, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई भी बताई थी, शारीरिक गति संवेदी बताई थी, लेकिन हमने वहाँ पर कहीं भी व्यावहारिक या प्रैक्टिकल बुद्धि का नाम नहीं सुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावहारिक प्रैक्टिकल बुद्धि नहीं थी। ठीक है, देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। व्यावहारिक बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उन्होंने। उसमें कौन सी बताई थी? एक तो बताई थी भाषागत बुद्धि। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा प्रभाव और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है, जैसे कवि, लेखक। कवि और लेखक किसमें आते हैं? भाषागत बुद्धि में। इसमें आपको पूछ भी लेता है कि कवि है, कोई ऐसे लिख के देगा डेफिनेशन, उसे बताएगा कि उसमें वो कवि है, तो उसकी पूछेगा कौन सी बुद्धि का उदाहरण है ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो वो भाषागत बुद्धि है, बहुबुद्धि में से। दूसरी होती है देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि कौन सी है? ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने तथा उनका परिमार्जन करते हैं, जैसे विमान चालक, चित्रकार, वास्तुकार आदि, ये देशिक बुद्धि में आते हैं। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच का उपयोग कर सकता है, वे लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे डांसर, खिलाड़ी, ये शारीरिक गति बुद्धि में आते हैं। नंबर 4 कौन सी है? नंबर 4 है इसमें संगीतात्मक बुद्धि।
संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। संगीतकार हो गया। तार्किक गणितीय बुद्धि 5वीं, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे वैज्ञानिक। नंबर 6, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले हैं, जैसे दार्शनिक और धर्मनेता। नंबर 7 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करना है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। इनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। प्राकृतिकवादी बुद्धि, नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण कौन सा होगा? इनमें से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विविध स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी रटकर याद करना, और शब्द से पुनरावृत्ति। ये तो नहीं हो सकता। जहाँ रटने की बात आ जाए वो ऑप्शन गलत है। पुरस्कार दंड गलत है, पुरस्कार दंड भी गलत होता है। बार बार वेदन और अभ्यास, अब देखते हैं ए और डी में से कौन सा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, विविध स्पष्टीकरण। विविध स्पष्टीकरण एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। चूँकि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदान या सुलभकर्ता की होती है। वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका? बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहा है ये। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। दंडित नहीं कर सकते, गलत ऑप्शन। ऑप्शन बी, स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, सभी के लिए होता है मल्टीलिंगुअलिज्म में। ऑप्शन सी, शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में ऑप्शन दे रखे हैं आगे आपके। ऑप्शन ए दे रखा है, कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, या ऑप्शन बी, अधिक संभावना है कि वे जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, या ऑप्शन सी, अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, या ऑप्शन डी, कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, कि वो जेंडर रूढ़ियों से बचेंगे, क्योंकि आगे चल के वो भी उन्हीं कामों को करेंगे। वो देखेंगे कि जब पापा वो काम कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, मम्मी वो काम कर रही है वो मैं यानी कि वो बचेंगे उन चीज़ों। ये नहीं कहेंगे कि ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानवीय जेंडर रेखाओं को पार करते पाते देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखूंगा किसी दिन मैं आपका NEP 2020 का पूरा टॉपिक करा दूंगा, और NCF 2005 वाला, RTE 2009 भी देखूंगा अगर टॉपिक करा पाया तो। NCF 2005 और NEP 2020 ये दोनों टॉपिक मैं आपके किसी दिन करा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर सेट में इनसे एक दो क्वेश्चन पुटअप होता ही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? आकलन के उद्देश्य पूछे हैं इसमें। ऑप्शन एक दे रखा है, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। डर और तनाव तो पैदा करना ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। या ऑप्शन सेकंड,
अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। ऑप्शन 3 अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। या ऑप्शन 4 कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो हमें जहाँ इसमें ऑप्शन 1 दिख रहा है उसे तो हम काट देंगे अपने, पहले में 1 है ये भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा ये ठीक है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? डायनामिक असेसमेंट। गत्यात्मक मूल्यांकन डायनामिक असेसमेंट। बच्चे का बौद्धिक स्तर। या ऑप्शन बी समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद। या ऑप्शन सी बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। या ऑप्शन डी कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने लायक है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं देखता है डायनामिक असेसमेंट। गत्यात्मक मूल्यांकन बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? ऑप्शन ए विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। या ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। ये इससे बचना चाहिए क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड करते हैं हम, तो टीचर सेंटर्ड कैसे कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करने से बचना चाहिए। क्योंकि NCF 2005 के अनुसार अब बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए अध्यापक को केंद्र में नहीं बल्कि बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए और बच्चों को विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना चाहिए। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग यानी स्टैंडर्ड करिकुलम का यूज करना चाहिए। या ऑप्शन बी अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति देनी चाहिए। या ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षा करनी चाहिए। या ऑप्शन डी सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी वैसे गलत हो गया, निम्न अपेक्षा कर नहीं सकते, ऑप्शन सी भी गलत हो गया और हम मानकीकृत पाठ्यक्रम का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी काफ़ी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति करना चाहिए तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे या विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसलिए वर्तमान में अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचान सकें और तदनुसार शिक्षण कार्य कर सकें। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुओं खो देता है। ये गुण किसके संकेतक हैं? ऑप्शन ए अवधान न्यूनता सक्रियता विकार यानी कि ADHD, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या विजुअल इम्पावरमेंट, या वाचन वैकल्य या लेखन वैकल्य। तो विजुअल तो है नहीं, न डिसलेक्सिया है न डिस्ग्राफिया है, ये अटेंशन यानी ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाएगा। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। श्रवण बाध्यता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए।
या ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, या ऑप्शन सी सहायक तकनीकों को इस्तेमाल से बचना चाहिए, या ऑप्शन डी जानकारी प्रकरण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। ये भी गलत हो गया। और सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और तीसरा भी गलत हो गया, इस्तेमाल से बच थोड़ी ना है, तकनीकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमालों को हमें देना चाहिए जिससे बच्चा देख सके। सुन नहीं पा रहा है ना बच्चा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे किसे समुन्नत करती हैं? ऑप्शन ए रट कर याद करना, रट तो सकते ही नहीं है हम। ऑप्शन बी क्रिएटिविटी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, यानी सबसे ज़्यादा प्रिय ऑप्शन होगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। कुंठा भी नहीं हो सकता, प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वे सृजनात्मकता को समुन्नत करती है। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ है सृजन अथवा रचना करने की योग्यता। मनोविज्ञान में सृजनात्मकता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन करता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की मानसिक योग्यता होती है जिसके आधार पर वह लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आदि बनता है। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो की यह डेफिनेशन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट, ऑप्शन ए विशिष्ट विद्यालय भेज देना चाहिए या नहीं, विशिष्ट विद्यालय भेज के तो आप टीचर की कमजोरी दिखा रहे हो कि टीचर बेकार है। ऑप्शन बी केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन सी दंड देना चाहिए, दंड तो हम दे ही नहीं सकते। ऑप्शन डी उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देना चाहिए, उसकी कमी कहाँ रही है उसे सुधारना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कथन और तर्क दे रखे हैं इसमें। कथन क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, ये आपका कथन है। तर्क है अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। देखते हैं कैसे। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और सीखे हुए ज्ञान में स्थायित्व रहता है। तर्क में क्या था? अधिगम एक रेखीय तरीके से नहीं होता, ये गलत है। एक रेखीय तरीके से होता ही नहीं है, बल्कि अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें, या ऑप्शन बी सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, या ऑप्शन सी सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है, उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर भी आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें, जिसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, नेगेटिव की बात कर रहा है ये। ऑप्शन ए रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग, ऑप्शन बी विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित, या ऑप्शन सी विद्यार्थियों को कार्यकारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना,
या ऑप्शन डी गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन नहीं करना चाहिए। उससे बच्चों का ध्यान पाठ्यक्रम से भटक जाएगा, लेकिन और सभी उदाहरणों को देना चाहिए, जैसे रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र में उपयोग करना चाहिए, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित करना चाहिए, विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? ऑप्शन ए उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, ऑप्शन बी संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, या ऑप्शन सी रट्टा मार सीखना। रट्टा मार तो सिखाना ही नहीं है हमें। ऑप्शन डी दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना, ये भी नहीं सिखाना। यानी हमें कंपैरिजन और रट्टा मार दोनों को जहाँ भी दिख जाए रट्टा मार या कंपैरिजन, वहीं गलत कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है, जिससे अध्यापक उन पहलुओं को समझ करके उनका निराकरण करते हैं। यह एक बच्चों के अधिगम के रूप में समस्या साधक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सजा से बचना, बाह्य अभिप्रेरणा है। रुचि, रुचि बाहर नहीं होगा, रुचि तो इंटरनल होती है ना, इंटरेस्ट हमारा। इनाम, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा होगी। असफलता का डर, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? बाधक रहेगा कौन सा? उत्सुकता, या ऑप्शन बी कृतज्ञता, या ऑप्शन सी जिज्ञासा, या ऑप्शन डी निराशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निराशा। निराशा बाधक रहेगी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराश हो गए तो हम दिक्कत में आ जाते हैं। निराशा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। निराशा से तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी नकारात्मक मानसिक स्थिति अथवा भावात्मक दशा होती है जो बालक या विद्यार्थियों को अनेक अवरोध और परस्पर विरोधी विकल्पों का सामना करने पर प्राप्त होती है। उत्सुकता, कृतज्ञता तथा जिज्ञासा तीनों व्यक्ति की आंतरिक अभिप्रेरणा हैं, जो व्यक्ति के अंदर स्थित होती हैं और हमेशा व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए इस जवाब को सिरे नकार देना चाहिए, या ऑप्शन बी इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, या ऑप्शन सी इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, या ऑप्शन डी केवल एक ही सही जवाब जो है कि जल रंगहीन है पर जोड़ देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगीन तर्क को होने को तर्क बताना चाहिए। यानी बच्चे को हमें निरुत्साहित नहीं करना है, बच्चे ने जवाब दिया उसे एप्रिशिएट करना है कि ठीक है, फिर हमें उसे समझाना है कि ये चीज़ गलत क्यों है, तर्क देना है फिर हमें उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? ऑप्शन ए इनाम और दंड, ऑप्शन बी मानकीकृत आकलन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संदर्भ, या ऑप्शन डी प्रतिपादक अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्चरल कॉन्टैक्ट, यानी कि सांस्कृतिक संदर्भ। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम सांस्कृतिक संदर्भ की महत्ता पर बल देता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता, यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है।
इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर ऑप्शन ए यह संदर्भित रूप में हो, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, या ऑप्शन सी अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से प्रेरित हो, या ऑप्शन डी जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह संदर्भित रूप में हो। कैसे, देखते हैं। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो। साथ ही कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। सहयोगी वातावरण में बच्चे अपने समकक्षी समूहों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात सहयोगी वातावरण में बच्चे अपने अध्यापक और साथियों के साथ बातचीत, संवाद, चर्चा पर चर्चा के द्वारा सीखते हैं और एक दूसरे को सीखने में सहायक होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया था। दोस्तों, ये हमारा सेट 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सेट 4 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी क्वेरी है उसे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। और आप NCF 2005 की वीडियो चाहते हैं और भी कोई जो भी वीडियो चाहते हैं आप वो बता देना मुझे, या NEP 2020 ये भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।